हेलो देयर। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी। बेसिकली बचपन में जब भी मैं कहीं किसी दुकान के सामने से निकलता था तो उसके सामने अक्सर दुकान का नाम और नीचे किसी का नाम और लिखा होता था ब्रैकेट में प्रो। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो प्रोफेसर लिखा हुआ है। मुझे समहाउ ऐसा लगता था कि जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। एनीवे, वो जो प्रो लिखा होता है उसका मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली प्रोप्राइटरशिप सबसे बेसिक कंपनी का फॉर्म होता है। प्रोप्राइटरशिप का अर्थ है सिंगल ओनर। अगर जो है मैं नितिन त्रिपाठी हूँ तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी मतलब नितिन त्रिपाठी। कोई भी कंपनी जिसका मैं प्रोप्राइटर हूँ, कंपनी मतलब मैं मतलब कंपनी, नथिंग एल्स। टिपिकली जो कंपनीज होती हैं जैसे कि पार्टनरशिप कंपनी, उसमें एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसमें एन नंबर ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, ये सब हो सकते हैं और इन सब में लीगलिटीज काफ़ी सारी इन्वॉल्व होती हैं। प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। आप कंपनी के अकेले मालिक हैं। कंपनी के लाभ हानि हर चीज़ के जिम्मेदार आप हैं। बस केवल ये है कि बिजनेस आरंभ करने के बिंदु से एक अलग नाम सा दे दिया जाता है और अच्छा नहीं लगता है ना कि नितिन त्रिपाठी नाम से मैं एक कहीं पर अगर ठेकेदारी कर रहा हूँ और कोई पूछे कंपनी का नाम क्या है, मैं बताऊँ नितिन त्रिपाठी। डजंट लुक गुड। बेटर लगेगा कि मेरी कंपनी का नाम है बालाजी इंटरप्राइजेज, लगता है ना। सो यू नो एंड एनीवे, ऐसे भी हमेशा जो है पर्सनल अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स अलग अलग रखने चाहिए। कंपनी का एक करंट अकाउंट होना चाहिए, कंपनी की लीगलिटीज अलग होनी चाहिए। तो फिर इस एंगल से हमेशा अपनी कंपनी को, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा चल जाए तो थोड़ी लीगलिटीज कर लेनी चाहिए। तो अब सबसे पहले आते हैं कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी कैसे आरंभ करें। जैसे मैंने बताया, सबसे आसान है प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना। इसके लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल के मदद की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे कंपनी बना सकते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का एक नाम फाइनल करिए। मेरी सलाह हमेशा होती है कि कंपनी का नाम आप एक बहुत जेनरिक नेम रखिए। कंपनी का नाम कभी भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मत रखिए। क्यों? क्योंकि आप कंपनी बना रहे हैं तो हो सकता है अभी आज की तारीख में उस कंपनी से आप बेकरी शॉप चला रहे हों और कल को आप उसी कंपनी से एक फैशन स्टूडियो चलाने लग जाएं, या उसी कंपनी के नाम से आप कल को कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस करने लग जाएं। लाइफ इज़ टू बिग। तो बेसिकली है ये कि जो कंपनी का नाम है वो हमेशा जेनरिक रखना चाहिए। काम आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा बालाजी इंटरप्राइजेज। इस नाम से आप कुछ भी कर सकते हैं। कंपनी का नाम है बालाजी इंटरप्राइजेज। अभी फ़िलहाल मैं बेकरी बिजनेस में हूँ तो मेरी दुकान का नाम पूजा पूजा बेकर्स हो सकता है, लेकिन कंपनी का नाम बालाजी इंटरप्राइजेज जेनरिक नेम है। इस नेम से आप कभी भी किसी को भी बताएंगे कि बालाजी इंटरप्राइजेज की पूजा बेकरी है, फाइन। बालाजी इंटरप्राइजेज की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फाइन। बालाजी इंटरप्राइजेज के नाम से आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, फाइन। ओके, सो इसीलिए नाम हमेशा जेनरिक रखना चाहिए सो दैट उस नाम से आप आने वाले भविष्य में कई सारे बिजनेस कर सकें। तो हमने एक नेम डिसाइड कर लिया। वो नेम मान लीजिए मैंने सोचा बालाजी इंटरप्राइजेज। अब अगले स्टेप में जाने से पहले एक एजम्पशन है कि आपके पास में आपका पैन नंबर तो होगा ही होगा, आपका पर्सनल पैन तो होगा ही होगा और आपके पास में एक सेविंग अकाउंट तो होगा ही होगा। अब ये सी बात है, आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो इतना तो बेसिक इंडिया में सबके पास में होता ही होता है। तो जो आपका पैन नंबर है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी में आपका जो पैन नंबर है वही कंपनी का भी पैन नंबर होगा। तो कंपनी के लिए अलग से कोई पैन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मन में सोच लिया आपकी कंपनी का नाम है बालाजी इंटरप्राइजेज और बालाजी इंटरप्राइजेज का पैन नंबर जो आपका पैन नंबर हो, बालाजी का पैन नंबर। ओके, अब आपके पास में पैन नंबर हो गया, कंपनी का नाम आपने डिसाइड कर लिया। कंपनी की एक स्टैंप बनवा लीजिए, मोहर। मोहर जो कंपनी की होती है, प्रोप्राइटर कंपनी की मोहर होती है, उसमें लिखा होता है फॉर कंपनी का नेम और नीचे लिखा होता है प्रोप्राइटर। ये कंपनी की बेसिक स्टैंप होती है जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपके शहर में कहाँ स्टैंप बनते हैं तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन बनवाने के लिंक मैं हमेशा जो हमारा ब्लॉग है travelwithnitin.learnwithnitin.com
उसमें मैं रिसोर्सेज में ये मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पर आप स्टैम्प बनवा सकते हैं, तो आप उन वेबसाइट पर जाके आप स्टैम्प ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली अब कंपनी का आपके पास में स्टैम्प हो गया, आपको कंपनी का एक लेटर हेड चाहिए। लेटर हेड ऑनलाइन वर्ड पे आप अपने आप बना लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या अगर बहुत प्रोफेशनल चाहते हैं तो अगेन आप वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, चुपचाप आपके घर में आ जाएगा, या किसी प्रिंटिंग प्रेस से बनवा लीजिए। विच एवर वे यू फील मोर कंफर्टेबल, डू दैट। लेटर हेड हो गया, आपके पास में स्टैम्प हो गया, आपके पास में पैन नंबर हो गया। अब अगली चीज़ है, जो आपका बिजनेस है उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए जो कि जहाँ की बताया जा सके कि आपकी कंपनी का हेड क्वार्टर ये है। अगर आप कोई नई जगह किराए पे लेने जाना है, वैसे मेरी सलाह ये होती है कि कंपनी का जो भी हेड क्वार्टर हो वो आपका घर या ऐसी जगह हो जो आने वाली पूरी ज़िंदगी आपके पास में रहना हो। प्रायः आप पाएंगे, जैसे कि से उदाहरण के तौर पर मैंने कई कंपनियां देखी हैं, उनका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल गली कोने में जाके एक पुराने से घर का होता है। क्यों? उनके मालिक ने जब आरंभ किया था तो वही उनका घर था। उन्होंने समझदारी दिखाई कि अपना जो ऑफिशियल एड्रेस दिखाया है कंपनी बुक में वो वही दिखाया है जो उनका परमानेंट एड्रेस है। आपने किराए पे जगह ली, फिर यहाँ से वहाँ चले गए, पर आपके डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट और सब कुछ तो उसी एड्रेस से हैं, तो फिर आपको वो सब चेंज करवाना पड़ेगा, झंझट बहुत होती है। आप कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस एक परमानेंट फिक्स अपना घर भी रख सकते हैं, बिजनेस आप कहीं भी करें वो चलता है। पर अगर आप मान लीजिए अपने घर में भी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस रखना चाहते हैं, वो घर जिसके कि मालिक आप हैं, तो भी आपको अपनी कंपनी के नाम पर एक रेंटल एग्रीमेंट करना होगा। ओके, प्रेफरेबल होगा कि से फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो जगह अगर मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से है, उस जगह के मालिक, आपके घर के मालिक आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी 100 रुपये के एक स्टैम्प पेपर पर एक जैसे प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट होता है कि महीने का 1000 रुपया किराए पर वो आपको घर की बाहर वाला दुकान आपको किराए पे दे रहे हैं और उसका पता ये है, इस तरह का एक रेंटल एग्रीमेंट बनना चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट आपके नाम पे नहीं, रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए कंपनी के नाम पे, दैट इज़ बालाजी इंटरप्राइजेज। जो रेंटल जो मकान मालिक हैं वो आपके पिताजी हैं, जो किराएदार हैं वो बालाजी इंटरप्राइजेज हैं, ये क्लियर उस रेंटल एग्रीमेंट पे लिखा हुआ हो। तो अब इससे ये इस्टेब्लिश हो गया कि अब बालाजी इंटरप्राइजेज की एक प्रॉपर जगह हो गई। अच्छा, अगर आप किराए पर भी ये काम वाकई में करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, रेंटल एग्रीमेंट जो करवाइएगा उसमें क्लियर मेंशन करवाइएगा कि ये रेंटल एग्रीमेंट बालाजी इंटरप्राइजेज के नाम पर है, जिसके कि प्रोपराइटर आप हैं, अपना आपका पर्सनल नेम। ये दोनों चीज़ें उस रेंटल एग्रीमेंट पे लिखी होनी चाहिए, चाहे आपके पिताजी आपके नाम पर कर रहे हों या आप कहीं बाहर कर रहे हों, तो भी इस चीज़ की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। आप यदि रेंटल एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी मकान मालिक हैं उनसे आप पहले ही बात कर लीजिएगा कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके लिए मकान मालिक की एनओसी चाहिए होगी, और कोशिश करिएगा कि जब रेंटल एग्रीमेंट साइन करिएगा तभी उसी समय मकान मालिक से हाथ के हाथ में जीएसटी की एनओसी साइन करवा लीजिएगा। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया, उनको पेमेंट कर दिया, अब तो आप फंस गए, और फिर उसके बाद मकान मालिक जो है वो एनओसी देने में, दुकान का जो मालिक है वो एनओसी देने में हिचकिचाता है, नहीं देता है, और फिर आपके लिए समस्या हो जाती है। यदि आप अपने घर में भी कर रहे हैं तो भी आपको एनओसी चाहिए होगी। एनओसी एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है, सिंपल राइटअप होता है कि जो है मकान मालिक या दुकान मालिक को कोई आपत्ति नहीं है कि आप वहाँ के पते पर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो एनीवे, अब आपके पास में उसका एक रेंटल एग्रीमेंट हो गया, एक एनओसी हो गया, और उस जगह का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, उस जगह की एक फ़ोटो चाहिए होगी, आपके पुराने सेविंग बैंक अकाउंट का एक चेक चाहिए होगा। इन सब चीज़ों के साथ में आप जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर स्वयं ही कंपनी के लिए जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर देंगे, और आपको कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस तरह का बिजनेस करने वाले हैं। सामान्य बिजनेस करने वाले हैं तो कोई समस्या नहीं आनी है। अगर आपका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है
तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। अपने आप 2-3 दिन में, सप्ताह भर में आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा। हो सकता है कि कई बार वो वेरिफिकेशन के लिए घर पे आते हैं, या आपको जो जीएसटी का ऑफिस है वहाँ जाना पड़ सकता है। कई बार होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब पहली बार आप कर रहे हों और आपके बिजनेस का स्कोप बहुत छोटा हो, तो टिपिकली ऑनलाइन इशू हो जाता है, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो आपके पास घर बैठे बैठे जीएसटी आ गया। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो अब ये आपके गले ज़िंदगी भर के लिए हो गया। आपको जीएसटी का रिटर्न पहले ही महीने से फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न अगर एक भी दिन लेट होता है तो उसकी बहुत तगड़ी पेनाल्टी होती है, दिन के हिसाब से पेनाल्टी होती है। तो ये पक्का कर लीजिएगा कि जिस दिन से आपने जीएसटी अप्लाई किया, जीएसटी आ गया, उसका महीने का रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल रिटर्न, ये सब टाइमली फाइल करने हैं। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आपको एक सीए रखना पड़ेगा, जिसकी आपको फीस देनी पड़ेगी। आपका कोई भी एक पैसे का भी अगर बिजनेस नहीं है तो भी जीरो रिटर्न आपको लगातार फाइल करते रहना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके पास में नोटिस आ जाएगी, और फिर आप जानते हैं भारत में अगर आपके पास नोटिस आ गई, लीगल समस्याएं हो गई, तो फिर आप कैसे निपटेंगे, क्या मुसीबतें आएंगी, आपको मालूम ही है। पर एनीवे, यहाँ पर ये एजम्पशन है ही है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि अब ये आप करेंगे ही करेंगे। तो अब आपके पास में कंपनी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आ गया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ गया। आपको अपने ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसा ये मैं बताना भूल गया था, आपको अपने कार्यालय के बाहर एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें कि आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, और जीएसटी नंबर आते ही उस पर जीएसटी नंबर भी नीचे लिख देना है। अगर बहुत बड़ा साइन बोर्ड नहीं भी लगा सकते हैं तो छोटा सा साइन बोर्ड लगा के रखना पड़ेगा। ये लीगलिटी है। अगर कभी भी जीएसटी वाले इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो आपकी दुकान या आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके बाहर कंपनी का नाम, पता और जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे इंस्पेक्शन के लिए वो लोग बता कर ही आते हैं, पर जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने घर के बाहर जो है अपनी कंपनी का आप एक छोटा सा बैनर लगा लीजिए, पोस्टर लगा लीजिए। अगर आपको बिजनेस वहाँ से करना है तो ठीक है, नहीं भी करना है तो भी आपको ये तो करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा कि प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड एड्रेस ये दो अलग अलग हो सकते हैं। इवन बैंकिंग की भाषा में भी एक आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा और दूसरा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आपका घर हो और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपने जो किराए पे दुकान ले रखी है वो हो। अब आपके पास में जीएसटी का डॉक्यूमेंट आ गया, आपके पास पैन नंबर आपका अपना है ही है। अब आप बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं। किसी भी बैंक में चले जाइए, बता दीजिए करंट अकाउंट खोलना है आपको, राजा की तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। बैंक वाले आपके घर आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक, वो आपके घर आ जाएंगे या आपका जो भी ऑफिस है वहाँ आ जाएंगे। वहाँ पर आपको एक लेटर हेड उनको चाहिए होगा आपका, जिसमें कि आप लिख के देंगे कि आपको अकाउंट ओपन करना है। आपके पास में स्टैम्प होनी चाहिए जो आप पहले ही ले चुके हैं। आपके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। और बस यू आर रेडी टू गो। अब आप जो है आपके पास में बैंक अकाउंट आपकी कंपनी के नाम का हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, अब तो आप राजा हैं। अब आपके पास में आपकी अपनी कंपनी हो गई और आप सोल प्रोप्राइटर अपनी कंपनी के हो गए। तो इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि बगैर किसी कंसल्टेंट की हेल्प लिए हुए आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी कैसे खोल सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।